गुड। बेटा केमिस्ट्री में हमें ये बात याद रखनी है कि हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर को हमें पढ़ना है, साथ साथ ही हमें उसके क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। अगर हम क्वेश्चंस ट्राई नहीं करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कितना चैप्टर समझ में आ रहा है, कहाँ पर हमारी गलतियां हो रही है। तो आप सब जरूर से क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, ठीक है, जब भी कभी पढ़ रहे। चलो, मैं एक बार ग्रुप में मैसेज करती हूँ, सब जल्दी से ज्वाइन करते हैं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। एक सेकेंड में ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। ओके बच्चा, हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे एक बहुत छोटे से क्विज के साथ। जो चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में हमने अब तक जो जो कंसेप्ट्स कर लिए हैं, तो उन वाले कंसेप्ट्स के साथ ही हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। उन्हीं को हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिससे आप लोग देख सकें। मैम वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा, वही चैप्टर चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स ही चल रहा है। थर्मोडायनामिक्स में हमने एंथैल्पी का कंसेप्ट कर लिया है, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज भी हम लोगों ने कर ली थी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोग कर रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके ओके। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद हम लोग पहले क्विज करेंगे। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? यस मैम, विजिबल है। ओके, वेरी गुड। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन पिन भी कर देती हूँ बेटा। ओके, चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज क्लासिफाइड एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बताएंगे डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मास। व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, याद है किसी को? डेंसिटी। ओके जयेश, डेंसिटी, व्हाई डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जयेश? Why density is an intensive property? What are intensive properties? प्रथमेश, प्रद्युमन, बताओ आप लोग भी। शायद मास है मैम, मास। ओके, अभी डेंसिटी आप ही ने बोला था ना जयेश, या किसी और ने बोला था डेंसिटी? मैंने ही बोला था। अच्छा, अभी 2 मिनट में आंसर चेंज कर लिया फिर डेंसिटी से मास पर, क्यों? बेटा डेंसिटी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सिर्फ ये पूछा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे बेटा अब आप ये समझो कि मैंने एक बॉटल पानी लिया और उस बॉटल में से मैंने पानी जो है वो मैंने दूसरे उसमें ट्रांसफर कर दिया। ये देखो, जैसे मानो कि ये एक बड़ा बीकर है, इस बड़े बीकर में मेरे पास कुछ सामान है और इस बड़े बीकर में से सामान मैंने, ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में से मैंने थोड़ा सा पानी इस छोटे वाले बीकर में डाल दिया, ठीक है। तो क्या इसमें और इसमें मास सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा मैम। डिफरेंट होगा। वॉल्यूम सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। इंटरनल एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी?
डिफरेंट होगी। इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। बेटा अब यहाँ पे पानी ज्यादा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पानी कम है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो ये भी डिफरेंट होगी। और डेंसिटी सेम होगी। सेम होगी, क्योंकि पानी की डेंसिटी सेम रहती है। तो आंसर डेंसिटी करेक्ट हो गया। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। इन thermodynamics, which of these is considered a path function rather than a state function? इनमें से क्या चीज पाथ फंक्शन है rather than a state function? पाथ फंक्शन मींस जो उस पर डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड करे। नेक्स्ट सेकंड, ये इंक इरेज करती हूँ, ये इंक अभी तक भी यहीं पर है। वर्क ओके, सम्मा ने अभी ज्वाइन करा था, कहाँ गई सम्मा? ऋतिका लेट क्यों ज्वाइन करा है आज? मैम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा बेटा, टाइमली ज्वाइन किया करो, ठीक है। ऋतिका आप बताओ, ओके मैम। ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन रेदर देन अ स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन कौन सा है इसमें से? वर्क, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी या प्रेशर जो पाथ पे डिपेंड करता है? वर्क वर्क, वेरी गुड। वर्क डन। बेटा वर्क डन क्या होता है? हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लंबे रास्ते से जाऊंगी तो मैंने ज्यादा काम किया, कम रास्ते से जाऊंगी तो कम काम किया। तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, according to the sign convention used in thermodynamics, if a system performs work on its surrounding, the value of work done is. System performs work. अब जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा। दिस विल बी आंसर्ड बाय प्रथमेश। चलो प्रथमेश, आप दो इसका आंसर। इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफिनाइट? पॉजिटिव। ओके प्रथमेश। नो मैम, नेगेटिव। ओके प्रद्युमन। साक्षी, आपने भी अपना आंसर 1 मिनट में चेंज करा है ना? करेक्ट आंसर इज नेगेटिव। बेटा जब भी कभी सिस्टम वर्क करता है देन इट इज नेगेटिव। अगर कोई सिस्टम पे काम करता है देन इट इज पॉजिटिव, बट व्हेन द सिस्टम इज डूइंग द वर्क देन द वर्क डन इज नेगेटिव। क्लियर हो रहा है सभी को? बेटा वी आर जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट दैट वी आर डन। क्लियर हुआ? यस मैम। Okay, during an isothermal process involving an ideal gas, the change in internal energy is। isothermal process में, नोट्स में देखो, नोट्स में लिखा हुआ है टाइप ऑफ प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो, इक्वल टू द वर्क डन, इक्वल टू Zero. द Answer B. जीरो। वेरी गुड प्रद्युमन। द डेल्टा यू इज जीरो। जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है देन डेल्टा यू इज जीरो। गुड। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन एच एंड इंटरनल एनर्जी। देखो 4 रिलेशन लिखे हुए हैं, एच और इंटरनल एनर्जी के बीच में कौन सा रिलेशन है? स्वजीत, यू कैन आंसर। मैम ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गुड। एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये बताएंगे, अच्छे से देखो फिर बताओ। फॉर अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज गिवन बाय। मींस वो पूछ रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? सोचो, सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे हो जाएगा। ट्राई करो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड,
वेरी गुड, डेल्टा एन जी आर टी। चलो, a process that occurs infinitely slowly in a series of steps where the system remains in a mechanical equilibrium with its surrounding at every stage is called, ये कोई भी गलत नहीं बताएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा मैं रीड कर रही हूँ अच्छे से, सबको आंसर बताना है इसका। A process that occurs infinitely slowly in a series of steps where the system remains in a mechanical equilibrium. Isochronic process, reversible process, Reversible process. spontaneous. Reversible process. Answer B. पक्का? तुषार, साक्षी, ऋतिका, प्रथमेश, सबको क्लियर है ये रिवर्सिबल प्रोसेस? बहुत स्लोली Yes, ma'am. बहुत सारे स्टेप्स में होता है, देन इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। गुड, चलो ये वाला बताएंगे, खुद से क्वेश्चन रीड करेंगे, खुद से बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, रीड करके ए बी सी डी आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा रिवर्सिबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैक्सिमम वर्क डन होता है -2.303 एनआरटी लॉग V2 by V1। एनी डाउट टिल हियर? क्या किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? सभी को क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चे? यस मैम। ओके, वेरी गुड, चलो। Yes, ma'am. Clear हो गया. ओके, वेरी गुड, चलो। सो बच्चा, इट मींस कि आपको अब तक हमने जितने टॉपिक्स करे हैं वो आपको थोड़े थोड़े क्लियर हो गए हैं। व्हाट इज एंथैल्पी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, वी हैव आल्सो डन द टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे। हाँ, लिख रही हूँ बेटा मैं, आज की डेट डालेंगे 1 अगस्त 2026। न्यू मंथ भी स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 4 थर्मोडायनामिक्स, and the topic is thermochemical equations. Thermochemical equation, this is the topic. Okay बच्चे, what is a thermochemical equation? It is a balanced chemical equation. What does it mean? Thermochemical equation means it is a balanced chemical equation in which physical state of reactants and products एक सेकंड बच्चे, physical states now of reactant and products, number of moles and enthalpy changes mentioned. मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, अगर मैं सिंपल लिख रही हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग H2, ये केमिकल इक्वेशन है, यस, बट क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? इज दिस अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन?
बताओ बच्चे, इज दिस अ बैलेंस्ड Yes, ma'am. केमिकल इक्वेशन? How come balanced? There are two oxygens, there is only one oxygen, then how is this balanced? This is not balanced. Look carefully. No, ma'am. No, नहीं है ना balanced? no, ma'am. No, ma'am. करो इसको बैलेंस इक्वेशन को. What will you get on balancing? Ma'am, We will get 2 here and 2 here. Now it is a balanced chemical equation. But bacha, in this the physical states are not mentioned. If we mention the physical state, gaseous, liquid. ठीक है? Now this is a balanced chemical equation and the physical states are also mentioned. But यहाँ पर बच्चे अगर मैं इसकी एंथैल्पी भी मेंशन कर दूं कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन एंथैल्पी में कितनी जूल एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी जूल एनर्जी बन रही है, then it is known as a thermochemical equation. क्लियर हुआ? थर्मोकेमिकल इक्वेशन बेटा एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, बैलेंस्ड इक्वेशन हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो और साथ में उसकी एंथैल्पी चेंज भी दे रखा हो कि वो रिएक्शन में एंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है. ऐसी इक्वेशन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कह देते हैं, विच इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मोडायनामिक्स ऑल्सो. क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? इज दिस क्लियर? इधर देखेंगे बेटा, एक सेकेंड. Just give me a second. यहाँ पर बेटा मैंने आप लोगों के बुक के ही स्क्रीनशॉट लगाए हैं. ये क्यों लगाए हैं ये मैं आपको बताती हूँ. देखो, फॉर अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन बेटा, कि अगर हम जब भी कभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है. पॉइंट नंबर 1, कंसिडर द बैलेंस्ड इक्वेशन. इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड. क्या ये बात क्लियर हुई? yes, ma'am. Yes, ma'am. Number 2, the value and appropriate sign of enthalpy change is given on the right hand side. R नॉट वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, उसमें वैल्यू भी होना चाहिए और उसका साइन भी होना चाहिए. अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. तो मतलब अगर एक इक्वेशन है a प्लस बी इज गिविंग c प्लस डी, तो ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, साथ में डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए प्लस x किलोजूल पर मोल, जो भी है. The physical state of reactant and products are specified by the letter as solid, liquid, gas और aqueous. मतलब कि सभी की फिजिकल स्टेट लिखी भी होनी चाहिए, जो भी कोई जिस भी फिजिकल स्टेट में है. क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. the given value of delta H naught assumes that the reaction occurs in a given direction. Delta H naught for the reverse reaction equals in magnitude and opposite in the sign that of a forward reaction. An exothermic reaction on reversal becomes endothermic and vice versa. बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा. वो क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है H2O गैस plus O2 gas is giving 2 moles of H2O gas, and let us say that the reaction enthalpy for this reaction is minus 280 kilojoule. ठीक है, ये बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन भी है, एंथैल्पी का साइन भी दे रखा है, नंबर भी लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन्ड है. एक बात बताओ बच्चा, बाय द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट एच, बताओ इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? माइनस वैल्यू है, इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक?
exothermic. Always and always remember, if delta H is negative, it means that the reaction is exothermic. Heat is released. And if delta H is positive, it means that reaction is endothermic. It means that reaction is endothermic, in which heat is absorbed. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So is this reaction exothermic or endothermic? Exothermic. एक्सोथर्मिक. वेरी गुड. वो कहते हैं बेटा कि अगर मैं सेम रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, मतलब अगर मैं इस रिएक्शन का रिवर्सल कर दूं, तो रिवर्सल में ये क्या हो जाएगा? 2H2O गैस इज गिविंग 2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. तो बेटा रिवर्सल पे जो डेल्टा H की वैल्यू है ना, वो सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है. ओनली द साइन गेट रिवर्स, द वैल्यू रिमेन्स द सेम. क्या ये बात क्लियर हुई? बेटा रिवर्स समझ में आया ना? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया. Yes, ma'am. यस. तो बेटा नाउ दिस इज एंडोथर्मिक. तो अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिवर्स करते हैं तो वो एंडोथर्मिक बन जाता है, और एंडोथर्मिक का रिवर्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक बन जाता है. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay. And the fifth point, when the coefficients indicating the number of moles of all substances in a thermochemical equation are multiplied or divided by a certain numerical factor, the corresponding del H value needs to be multiplied or divided by the same. देखो बेटा फिफ्थ पॉइंट को क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट को कह रहा है कि मानो मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग CO2, ठीक है, और लेटेस्ट से कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी है -440 किलो जूल. मान लेते हैं ये, ठीक है, ये रियल नंबर. बेटा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ कार्बन, एक मिनट मैं वो भी लिख लेती हूँ, प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस. तो अगर मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो अब इसका जो डेल्टा H है वो भी क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो वो कितना हो जाएगा? -880 किलो जूल. क्लियर हुआ सभी को? कि इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय अ नंबर, अगर मैं पूरी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसकी H की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. या अगर मैं पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो डेल्टा H भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. अब देखो बेटा इन्होंने एक एग्जांपल ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया है. एक सेकंड रुको, मैंने इसको अच्छे से नेक्स्ट पेज पे करके करती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको. एक सेकंड रुकना. हाँ, मैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. वेट. एक सेकंड. देखो एग्जांपल ऑफ अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, CH4 plus O2 is giving CO2 plus 2H2O and the value of reaction enthalpy is -890 किलोजूल. तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया. कैसे हो गया? देखो रिएक्शन की स्टेट मेंशन्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ मोल्स मेंशन्ड है एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट गिवन है. तो दिस इक्वेशन सिग्निफाइज, ये इक्वेशन हमें क्या दिखा रही है? दैट व्हेन 1 मोल ऑफ CH4 of gaseous CH4 reacts with 2 moles of oxygen in their standard state,
produces 1 mole of CO2 gas and 2 moles of liquid water also in their standard state. The enthalpy change would be minus 890 किलोजूल. क्लियर हुआ बेटा? थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे देती है. यस मैम. डन. चलो डन है तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताएंगे. मेरे को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए. देखो, given the thermochemical equation C2H2 plus 5 upon में 2O2 is giving 2 CO2 plus H2O and the reaction enthalpy is minus 1300 किलोजूल. अगर किसी को इक्वेशन में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. C2H2 gas plus 5 upon में 2 oxygen gas is giving 2 moles of CO2 gas plus H2O liquid. ठीक है. और इस रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दैट इज माइनस 1300 किलोजूल. अब उसने क्वेश्चन 1 क्या बोला है? राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ सब्सटेंसेस आर मल्टीप्लाइड बाय 2. बताओ क्या हो जाएगा आंसर अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगी तो? व्हाट विल हैपन इफ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2? रुतिका बताओ कैसे लिखेंगे? अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कैसे लिखूंगी बेटा? 2 C2H4 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, प्लस सबके आगे 2 2 लगाना है. इसको 2 से 2 करूंगी तो ये 2 2 कट हो जाएगा. 5O2 गैस, CO2 कितने हो जाएंगे? 4. बोलो तुषार. 4. ओके गुड. तुषार आपने भी अपने आप को माइक ऑन करा तो आप भी बोल सकते हो. 5 CO2 गैस 2600 माइनस. हाँ वेरी गुड. 2 H2O लिक्विड हो जाएगा बेटा. और यहाँ पर जो रिएक्शन एंथैल्पी है वो कितनी हो जाएगी? माइनस 2600 किलोजूल. क्या सभी को क्लियर है ये? यस मैम. एनीवन हैविंग Yes, एनी ma'am. डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम. चलो No, ठीक है. ma'am. सेकंड वाला बताओ. व्हेन द इक्वेशन इज रिवर्स्ड. रिवर्स्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्या आएगा यहाँ पे? 2 moles of CO2 gas प्लस H2O लिक्विड C2H2 प्लस 5/2 O2 और डेल्टा H कितना हो जाएगा अब? पॉजिटिव 1300 किलोजूल. क्लियर है सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है? जयेश, प्रद्युमन, ऋतिका, स्वजीत, साक्षी. नो मैम. नो मैम. ओके वेरी गुड. तो बेटा एग्जाम में ऐसा No, क्वेश्चन ma'am. आएगा तो आप कर लोगे? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. ओके वेरी गुड. ओके चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. पहले समझेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. हेडिंग इज स्टैंडर्ड enthalpy of reaction. It is represented by the letter delta RH naught. बेटा यहाँ पे नॉट होता है. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था स्टैंडर्ड नहीं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किया था जिसमें हम लोग कह रहे थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा RH. उसमें ये नॉट नहीं था. तो ये नॉट आने से क्या फर्क पड़ता है ये समझते हैं. उसमें हमने बात करी थी कि रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल होती है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. याद है ये हम लोगों ने करा था. बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी Yes, ऑफ ma'am. रिएक्शन याद है. हाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? जैसे अगर हम किसी की रेस लगवाते हैं
तो जब रेस लगवाते हैं तो कोशिश करते हैं ना कि सब लोग सेम पॉइंट पे खड़े हों, तभी तो उनकी रेस सही से लगेगी। अगर कोई आगे कोई पीछे खड़ा हुआ है तो उनकी रेस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, रेस लगवाने के लिए सबको सेम जगह पे खड़ा करना होता है। सिमिलरली बेटा रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए ये जरूरी होता है कि एवरी सब्सटेंस इन द रिएक्शन शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, दैट द reactant and product should be in their standard state. अब what do we mean by their standard state? स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मतलब है मेरा, एक बात बताओ बच्चे, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड, सॉलिड या गैसियस? लिक्विड। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस? लिक्विड। अच्छा बट एक बात बताओ, why are you saying that water is liquid? Water can be solid also, it can be ice, it can be vapors also. तो why it is liquid? हम उसको liquid ही क्यों कह रहे हैं? सॉलिड भी तो हो सकता है, आइस भी तो हो सकती है, वेपर्स भी हो सकते हैं जब वेपर्स बनाते हैं, बट क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड होता है। वेरी गुड, बिकॉज वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो बेटा स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड स्टेट का यही मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उसकी क्या कंडीशन होती है, दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। तो लिखेंगे थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है। जब भी कभी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। तो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट? थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है form of a substance in which it is stable at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature. टू 98 केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पर उसकी जो भी स्टेट होती है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड स्टेट। क्लियर हुआ? एंड if solutions are present, then their concentration should be 1 मोलर। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। अगर नॉर्मल कोई सब्सटेंस है तो वो अपना जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में होना चाहिए, और सॉल्यूशंस के लिए उनकी स्टैंडर्ड स्टेट की आप कब मानते हैं, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर होता है। क्लियर हुआ? जैसे बेटा हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, क्या होगी हाइड्रोजन के लिए, बताओ? गैसियस। गैसियस। ओके वेरी गुड। ये मैंने किसका सिंबल लिखा है, हाइड्रोजन। Hg किसका सिंबल है, Hg किसका सिंबल है, पता होना चाहिए बेटा। अच्छा हिंट देती हूँ, ये थर्मोमीटर्स में होता है। अब बताओ, थर्मामीटर जिससे बुखार नापते हैं उसमें कौन सा मेटल होता है, मरकरी। सुना है? यस मैम। और मरकरी किस स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस? सॉलिड। लिक्विड। थर्मामीटर में जो मरकरी होता है दैट इज लिक्विड। तो मरकरी की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होती है। Na यानी सोडियम, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है, या फिर C2H5OH इथेनॉल ये एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बेटा मतलब जो भी जिस रूम टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर में होता है वही उसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको?
जैसे H2 के लिए उसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस है, मरकरी के लिए लिक्विड है, सोडियम के लिए सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गैस है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा रिएक्शंस में अगर जो सब्सटेंसेस है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, अगर वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो तब जो भी चेंज हो रहा होता है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. क्लियर हुआ? यस मैम. ओके, वेरी गुड. बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, लिख लिया ये? Yes, Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. बेटा नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. आज हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी वाला, सो दैट नेक्स्ट क्लास से हम लोग एंट्रोपी स्टार्ट कर सके. मैं चाहती हूँ कि हमारा नेक्स्ट वीक तक थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाए. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट से. स्टैंडर्ड बेटा कभी भी वर्ड आ जाएगा तो ये नॉट लग जाएगा, और क्योंकि फॉर्मेशन की बात हो रही है इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. देखो बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के पहले डिफाइन लिखते हैं, फिर मैं आपको मतलब समझाती हूँ. व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज in a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements in their standard states. डिफाइन थोड़ी लंबी है, मतलब बहुत आसान है. बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम किसके लिए निकालते हैं? प्योर कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं. हमारे पास बेटा अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे वाटर है, CO2 है, CaCO3 है. कंपाउंड समझते हो ना? व्हेनेवर टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, दैट इज अ कंपाउंड. NaCl एक कंपाउंड है. जब भी कभी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड. क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम. देखो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखती हूँ, 2-3 इक्वेशंस लिखती हूँ. NaOH plus HCl is giving NaCl plus H2. H2 gas plus O2 gas is giving 2 moles of H2. H2 gas plus half O2 gas is giving H2O liquid. H2 gas plus half O2 gas is giving H2O gas. बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे 4 रिएक्शंस लिखे हैं, और चारों ही रिएक्शंस में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है. यहाँ पे भी वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी वाटर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे भी वाटर फॉर्म हो रहा है. क्या आप लोग समझ पा रहे हो ये? अब बेटा हमें पता लगाना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि पानी बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. अब वो क्या कहते हैं कि जब भी कभी आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करोगे, so you will take enthalpy change in a reaction in which 1 mole of a pure compound is formed
कितना बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। यहाँ कितने मोल्स बन रहे हैं बेटा, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। हम इसको अपना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं मान सकते। क्लियर हुआ? इन विच 1 मोल ऑफ अ प्योर कंपाउंड इज फॉर्म इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब जो कंपाउंड बना है वो अपनी किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चे, जो वाटर है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? पानी किस स्टेट में मिलता लिक्विड। है हमें, लिक्विड। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे पानी हमें किस में मिल रहा है, गैसियस स्टेट में मिल रहा है। तो मतलब हम ये वाला रिएक्शन भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास 2 बन गई, in which the pure compound is formed in its standard state from its elements। वो किससे बनना चाहिए, अपने खुद के एलिमेंट से बनना चाहिए। H2 के एलिमेंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होना चाहिए, ये इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये जो रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, यहाँ पे जो कोई भी रिएक्शन एंथैल्पी होगी, उस रिएक्शन एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर। पानी के बनने की एंथैल्पी है वो। इज दिस क्लियर बेटा, क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। यस, पक्का क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब बेटा इसमें आप एक और बात याद रखोगी, बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द standard enthalpy of formation of an element is 0। बेटा एलिमेंट तो हम नहीं बना रहे हैं, एलिमेंट खुद नेचर में प्रेजेंट है, इसीलिए उनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. पक्का? ओके, वेरी गुड। ओके बेटा, जब भी कभी कोई एलिमेंट होगा तो एलिमेंट की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 0। एलिमेंट और कंपाउंड में तो सबको डिफरेंस पता है ना, किसी को डाउट तो नहीं है एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर है सभी को? एलिमेंट मतलब प्योर हाइड्रोजन, प्योर ऑक्सीजन, प्योर कार्बन, प्योर सोडियम। एंड बेटा कंपाउंड होता है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। इज दिस क्लियर? चले आगे। क्या हो गया बेटा, यस समझ नहीं मैम। आ रहा है क्या आप लोगों को? जयेश, स्वजीत, तुषार, साक्षी, आ रहा है समझ में? Yes, यस मैम। ma'am. यस मैम। ओके, चलो मैं आप लोगों को आपकी बुक दिखाती हूँ, फिर आप लोग बुक से भी समझ जाओगे। मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर, ये देखो, थर्मोडायनामिक स्टेट, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दिया है। देखो बच्चे, ऐसे ही होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या आपको पता है कंबशन मतलब क्या होता है बेटा? कंबशन मींस बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट एक काम करते हैं, खत्म ही कर लेते हैं, हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
बहुत सिंपल सा है, डेल्टा सी एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बेटा देखो कंबशन मतलब क्या होता है, कंबशन मींस बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर मैं पेपर बर्न कर रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि पेपर का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। किसी भी चीज का कंबशन वर्ड का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है एट हाई टेम्परेचर, या फिर वो चीज बर्न हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ओके और बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized। बेटा देखो मैंने आप लोगों को बार बार मैं एक ही बात समझा रही थी कि किसी भी रिएक्शन की एक एंथैल्पी होती है, उसको हम रिएक्शन एंथैल्पी बोलते हैं। डिपेंडिंग कि वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, उस रिएक्शन एंथैल्पी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस रिएक्शन में कोई चीज बन रही है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसी एंथैल्पी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। अगर वहां पे कंबशन हो रहा है तो उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं। अगर सब्लिमेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन एंथैल्पी के ही अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल C2H2 gas plus 5/2 oxygen gas is giving 2 moles of CO2 gas plus H2O liquid। तो इसके लिए बेटा जो आपका स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी होता है दैट इज -1300 किलो जूल। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था। अब देखा जाए तो बेटा इस रिएक्शन में ये जो इथीन गैस है, इसका नाम है इथीन, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो इस एंथैल्पी को हम क्या बोल सकते हैं, कंबशन ऑफ इथीन। इस एंथैल्पी को हम क्या बोल सकते हैं, कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथीन भी बोल सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथीन भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। पक्का? ओके देखो कई बार बेटा एक ही रिएक्शन के एंथैल्पी के बहुत सारे नाम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, मैम एक कार्बन बार सॉलिड, थैंक यू। अच्छा बीच वाली स्लाइड दिखाऊं एक बार, ये लो। ओके मैम हो गया। हो गया? बाकियों का भी हो गया? बेटा Yes, आज तो ma'am, तुम हो लोगों गया। की फिजिक्स की क्लास भी नहीं थी, फिर भी इतनी कम एनर्जी क्यों है? और कुछ बच्चे तो क्लास में रेगुलर भी नहीं है। बेटा देखो ये वाले 12th के चैप्टर्स अगर आप रेगुलरली नहीं समझोगे तो नहीं क्लियर होगा। देखो सॉलिड कार्बन है, इसका मैं ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे आई एम गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब एक बात बताओ, और इसका जो रिएक्शन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी दैट इज -393.5 किलो जूल्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैन आई से दैट दिस इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? देख के बताओ, क्या हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? 1 मोल बन रहा है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है और अपने एलिमेंट्स से बन रहा है,
So this can be known as the formation enthalpy of carbon dioxide. Clear है? Yes. Yes, Clear ma'am. है. This also be called the combustion enthalpy of carbon. देखा जाए तो कार्बन का कंबशन हो रहा है ना, कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है. सो दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज द कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो बेटा एक ही एंथैल्पी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं. डन? अभी इधर देखते, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं. Estimate the enthalpy of combustion of CH4 if estimate the standard enthalpy of combustion of CH4 gas if formation enthalpy of CH4 is this, formation enthalpy of carbon dioxide is this, and formation enthalpy of water is this. बेटा एक बात बताओ, वो किसकी बात कर रहा है? कंबशन ऑफ CH4 की बात कर रहा है. कंबशन ऑफ CH4 का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ CH4 विद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन ऑफ CH4? CH4 प्लस ऑक्सीजन गैस. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बेटा जब भी कभी ये हाइड्रोकार्बन बनता है, बर्न होता है, तो बनता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है. ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे. अब यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे. ठीक है, अब उसने क्या बोला? एस्टिमेट द रिएक्शन एंथैल्पी. मुझे इसकी रिएक्शन एंथैल्पी बतानी है. तो रिएक्शन एंथैल्पी कैसे निकलेगी बेटा? स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट में देखो एक H2O की हमें गिवन है, तो 2 की निकल जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड की भी गिवन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें पता है. ऑक्सीजन की कितनी होती है? 0. और CH4 की भी आपको गिवन है. तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? कैन यू कैलकुलेट दिस? निकाल सकते हो बेटा? देखो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? -393.5 प्लस 2 इंटू में वाटर की कितनी है? -285.8. ये आपके पास प्रोडक्ट्स की हो जाएगी. इसमें से रिएक्टेंट की माइनस करनी है. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन वाले पार्ट की तो 0 हो गई, और CH4 की कितनी है? -74.8. इससे निकल जाएगी रिएक्शन एंथैल्पी. दीपाली, साक्षी, जयेश, स्वजीत निकाल लोगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, तो देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, टू ट्राई दीज क्वेश्चंस. और नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो आप डाउट पूछ सकते हो. ऐसा मत सोचो कि हमें पूछना नहीं है, हमें हमेशा बोलना ही है कि समझ में आ गया. यू शुड ऑलवेज आस्क द डाउट्स. आप नहीं पूछोगे आपके डाउट्स तो कौन पूछेगा? समझना आपको है, पेपर आपको देना है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व आपको करने हैं, तो अपनी हेजिटेशन भी आप ही को निकालनी पड़ेगी और डाउट्स भी आपको खुद ही पूछने पड़ेंगे. ओके